हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था और हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट की। देखिए, हमने बात की थी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस दोज आर इन मोशन, यानी चार्जेस मोशन में होते हैं, उनकी स्टडी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टर्म जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसका फॉर्मूला हमने कल जाना था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। SI यूनिट इसका एम्पियर होता है और इसके अलावा हमने क्यू को एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई लिखा था। और इसके अलावा फिर हमने एक कंडक्टर का एग्जाम्पल लिया। पहले उस कंडक्टर पर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। तो उस समय हमने कंडक्टर के अंदर की सिचुएशन देखी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो चार्ज था, वो आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब कैसे मूव कर रहे थे, जिगजैग मोशन में मूव कर रहे थे, यानी ब्राउनियन मोशन परफॉर्म कर रहे थे। उस वजह से उनमें सब में आपस में कॉलिजन्स हो रही थी, तो ओवरऑल जो चार्ज का मूवमेंट था वो जीरो आ रहा था। इस वजह से जो करंट का वैल्यू था वो जीरो था, जब तक कि कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ना रखा गया हो। फिर हमने सेकंड केस में उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखने के बाद हमने देखा कि कंडक्टर के अंदर क्या डेवलप हो गया, एक फिक्स डायरेक्शन डेवलप हो गया था। ये देखिए, इस कंडक्टर के अंदर फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू किए, क्योंकि अब दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, ठीक है। और उस वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में बहते हैं उसे इलेक्ट्रॉन करंट कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसे हम कन्वेंशनल करंट, और यही कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में बहना शुरू हुए। किस तरफ जा रहे थे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और ऐसा किस वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप किसने किया? सोर्स ऑफ एनर्जी ने किया, ये बैटरी थी। इस बैटरी ने ऐसा काम किया। इस बैटरी की हेल्प से हमने एक पोटेंशियल V अप्लाई किया, जिससे कि दोनों सिरों के बीच एक हाई पोटेंशियल पर आया सिरा, दूसरा सिरा लो पोटेंशियल पर आया, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो उस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हुआ। फिर हमने Q को एक दूसरे तरीके से भी लिखा। Q यानी टोटल चार्ज कितना है इस कंडक्टर के अंदर, ये निकाला। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से। वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का? एरिया इंटू लेंथ होगा, तो वो हमने रखा N इंटू ए इंटू एल इंटू ई, और Q बराबर आ गया NaLe। तो I का वैल्यू हमने इस तरीके से लिखा। आज हम बात करते हैं, इसी इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले यूनिट की। तो यूनिट में हमने एक बात तो पहले ही डिस्कस कर लिया है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट में हमने क्या बात डिस्कस कर ली? SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या बताया था मैंने कल? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? इज एम्पियर, और स्मॉल AMP डॉट लिख सकते हैं और कैपिटल A लिख सकते हैं। एम्पियर नेम ऑफ साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को के कॉन्सेप्ट को समझाया, इस वजह से उनके सम्मान में उन्हीं के नाम पर इसका SI यूनिट रखा गया है। अब एक दूसरा यूनिट भी इसका है, उसको निकालने के लिए, समझने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। वैसे आपने 10th क्लास में इसको स्टडी कर रखा है। अब यहाँ से दूसरा यूनिट देखूं तो Q का मतलब कूलाम, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम, और टाइम T का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, कूलाम, सेकेंड को S लिखें और ऊपर जाएगा सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड हो जाएगा, यानी ये यूनिट आ गया। यानी यदि मैं एम्पियर की बात करूं तो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक टर्म डिफाइन करना चाहता हूँ, 1 एम्पियर। क्या डिफाइन करना है? 1 एम्पियर डिफाइन करना है। तो 1 एम्पियर करंट कब होगा? ये मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट I का वैल्यू 1 एम्पियर कब होगा? 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए मैं इस फॉर्मूले की हेल्प लेता हूँ।
सिंस I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और मैं कहता हूँ कि यदि 1 सेकेंड में इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में इस t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इस कंडक्टर से जो फ्लो होने वाला चार्ज है यदि वो 1 कूलाम है, इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड q इज इक्वल टू 1 कूलाम, देन I वुड बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। इट मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, ये होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो मैथमेटिकल रिलेशन आ गया 1 एम्पियर का, तो डिफाइन कैसे करेंगे? 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड when 1 coulomb amount of charge flows through a conductor in 1 second। यदि किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलाम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है तो उस कंडक्टर में जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। ठीक है, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड व्हेन 1 कूलाम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी 1 एम्पियर करंट का वो अमाउंट है जब किसी कंडक्टर में ये कंडक्टर मैंने लिया था कंडक्टर, ठीक है, जब किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, और दूसरी बात और ध्यान रखिए यहाँ पर कि यदि मैं इस रिलेशन को देखूं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से देखूं तो टाइम के रेसिप्रोकल है कौन? करंट। टाइम के रेसिप्रोकल में है कौन? करंट। यानी टाइम ज्यादा होगा करंट कम होगा, टाइम ज्यादा होगा करंट कम होगा, टाइम कम होगा करंट ज्यादा होगा। यानी कंडक्टर में जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन इस एंड से लोअर पोटेंशियल एंड से जितना जल्दी हायर पोटेंशियल एंड पर आएगा, जितना कम समय लगेगा करंट उतना ही ज्यादा होगा, और जितना स्लोली इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पर आएगा उतना ही ज्यादा समय इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पर जाने में लग रहा है। तो जब समय ज्यादा होगा तो इससे फ्लो होने वाला करंट भी कम हो जाएगा। टाइम ज्यादा लग रहा है तो करंट कम होगा, टाइम कम लग रहा है तो करंट ज्यादा होगा। यदि ये क्यू की बात करें तो देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, यानी यदि इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला चार्ज का अमाउंट ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगा, चार्ज का अमाउंट कम फ्लो हो रहा है तो करंट कम होगा। और टाइम के क्या है? ये रेसिप्रोकल है। यानी यदि चार्जेज को फ्लो में होने में एक एंड से दूसरे एंड पर जाने में समय ज्यादा लगता है करंट कम होगा, समय कम लगता है करंट ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात हो गई यूनिट ऑफ करंट की। आगे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, नोट, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब आपका दिमाग दौड़ रहा होगा, सर आप तो कह रहे हैं कि जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो करंट डेवलप होता है, तो जब यहाँ डायरेक्शन है तो फिर ये स्केलर कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नो डाउट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और कैसे? देखिए, बिकॉज देखिए पहले इसका आंसर लिख लें फिर हम इसको समझेंगे। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी because it does not follow क्या? वेक्टर एडिशन। इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता। जैसे अब हम इसको समझते हैं, ये एक पॉइंट है, इस पर मान लेता हूं इस डायरेक्शन से एक करंट आ रहा है, कितना? 5 एम्पियर। ठीक है,
इस डायरेक्शन से एक करंट आ रहा है, कितना, मान लीजिए यदि ये 5 लिया है तो इस 25 और 2 ले लीजिए, 2 एम्पियर, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक करंट है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। भाई 5 से इधर आया, 5 इधर से आया, 2 इधर से आया, इधर चला गया 7। ये तो हमने एल्जेब्रिक सम की बात की, एल्जेब्रिक सम की बात की कि 7 आउटपुट हो गया, 5 इनपुट है, 2 इनपुट है, इधर से 7 आ रहा है, 7 जाएगा, एल्जेब्रिक सम। लेकिन यदि वेक्टर एज पर एल्जेब्रिक सम, एज पर एल्जेब्रिक सम टोटल करंट कितना हुआ, 7 एम्पियर। बट एज पर वेक्टर सम और वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम की मैं बात करूं तो ये कौन सा एक्सिस, ये जे कैप, ये जे कैप मान लेता हूं, और इसको के कैप जेड एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है तो ये आई कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई कैप। ये वाई एक्सिस है तो जे कैप, ये जेड एक्सिस है तो के कैप। समझ गए बात को। अब इस जगह इन दोनों का मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करता हूं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट करंट आई वुड बी इक्वल टू, कैसे निकालते हैं भाई, 5 जे कैप माइनस ले सकते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है, या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, छोड़ दो उसको, और ये प्लस 2 के कैप, 2 के कैप, ये वेक्टर सम आया, वेक्टर सम आया ना। अब मैग्नीट्यूड निकालता हूं मैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये लीजिए 5 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या आया भाई, 25, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 29, लगभग ये कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा या नहीं, लेकिन कितना आना चाहिए था, 7। इसका मतलब ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, आना कितना चाहिए था, 7। टोटल करंट कितना जा रहा है एल्जेब्रिकली, 7 एम्पियर, लेकिन वेक्टर एडिशन से यदि हम देखते हैं तो कितना आ रहा है, √29, जो कि लगभग 5 पॉइंट समथिंग क्या आ गया, 5 पॉइंट जो भी आ रहा है एम्पियर आया वेक्टर एडिशन से। तो ये 5 पॉइंट समथिंग और ये 7 एम्पियर बराबर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। देयरफॉर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। भले ही इसका एक डायरेक्शन है फ्लो होने का, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो दोबारा से हम बात नहीं करेंगे। अब मैं एक बात कर लेता हूं, रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं। रेजिस्टेंस कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी 10th क्लास में काफी पढ़ा है आपने, और ये होता क्या है पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्जेज, फ्लो ऑफ चार्जेज। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, ये एक बाधा है किसके फ्लो में, चार्जेज के फ्लो में, चार्जेज के फ्लो में एक बाधा है। लेकिन ये हुआ कैसे, किसकी वजह से ये बाधा आ गई, कहां से डेवलप हो गया ये रेजिस्टेंस, ये हम जानेंगे। लेकिन पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्जेज, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। स्मॉल आर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्मॉल आर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे आगे सेल का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर एंड इट्स SI यूनिट इज ओम। क्या है, ओम। ओम नाम के वैज्ञानिक थे जिनके सम्मान में इस रेजिस्टेंस का यूनिट डिफाइन किया गया है,
और जिस ओम को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। ओम इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस है कहाँ। भाई ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में कौन है, चार्जेज हैं, ठीक है, चार्जेज हैं, आयंस हैं, एटम्स हैं। अब जब ये फ्लो करेंगे तो आपस में कॉलिजन करते हैं, क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं। अब कॉलिजन से इनकी मोशन को क्या मिलता है, मोशन डिक्रीज होती है, इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। यानी जो आपस में कॉलिजन हो रही है, ये इसके फ्लो में, चार्जेस के फ्लो में क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न कर रही है। वो कॉलिजन चार्जेस के फ्लो में किसको उत्पन्न कर रही है, बाधा को उत्पन्न कर रही है, ठीक है, बाधा को उत्पन्न कर रही है। तो वो बाधा क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। इसका जो सिंबल यदि आप डायग्राम में देखेंगे तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, आर लिखा जाता है। और यदि मार्केट में देखेंगे, आप मार्केट में लेने जाएंगे रेजिस्टेंस, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, और इस पर स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं, कलरफुल स्ट्रिप्स होती है, क्या होती हैं, कलरफुल स्ट्रिप्स होती हैं। तो इस टाइप का रेजिस्टेंस होता है जिसके दो टर्मिनल होते हैं इधर उधर, ठीक है, और स्ट्रिप्स बनी रहती हैं, बड़ा आसान सा है पहचान, कलरफुल स्ट्रिप्स होती हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू इसके ऊपर नहीं लिखी रहती। इन कलरफुल स्ट्रिप्स की हेल्प से हमें उस न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। लेकिन मार्केट में इस तरीके का अवेलेबल है। यहाँ सर्किट जो आप देखेंगे टीवी के अंदर देखेंगे, या और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखेंगे, हर जगह आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसमें दिखाई देगा। तो आप देखिएगा इसको, रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके का मिलता है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओम इसका एसआई यूनिट है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है, ठीक है, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि मैं डिपेंडेंस की बात करूँ, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, नंबर 1, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस is directly proportional to length of conductor। कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ये कंडक्टर था, इसकी लेंथ में L मान लूँ तो जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही लंबा होगा। लेकिन केवल ये एक पैरामीटर नहीं है। दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ भी AL लगा लो, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एरिया मान लीजिए, मैं A मान लेता हूँ इसका, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये ध्यान रखिएगा। और इन दोनों को कंबाइंड रूप में हम क्या कह सकते हैं, डायमेंशंस। लेंथ और एरिया क्या है, डायमेंशंस हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। तो पहला पॉइंट हो गया। इन दोनों को एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, या फिर अलग अलग कहें तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। भाई कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। नंबर 4, टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है उस बात पर भी। और नेक्स्ट हम बात करें रेजिस्टेंस
resistance also depends on nature of material of कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे कॉपर का कंडक्टर है तो अलग रेजिस्टेंस होगा, एल्युमिनियम का है तो अलग होगा, आयरन का है तो अलग होगा, ठीक है, सिल्वर का है तो अलग होगा। अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, यानी लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें हमने आज बेसिक बातों के बारे में जाना। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या यूनिट होता है इसका, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम 1 ओम को भी डिफाइन करेंगे आगे चल के, यहाँ देख लीजिए। और 1 ओम की डेफिनेशन और जानना चाहते हैं तो 1 ओम को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ। और देखिए, ओम इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू मैं V/I लिख सकता हूँ। कैसे लिखा, कहाँ से लिखा, ओम्स लॉ से लिखा। ओम्स लॉ की हम आगे बात करेंगे। V इज इक्वल टू RI होता है एज पर ओम्स लॉ। कुछ कंडीशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस यदि हमें अलाउ करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो V इज इक्वल टू RI आ जाएगा। तो यहाँ से V इज इक्वल टू RI आ गया। इसका मतलब R इज ए कॉन्स्टेंट, where R is a constant known as resistance। क्या कहलाता है ये, रेजिस्टेंस। और यदि इस फॉर्मूले से बात करूं तो रेजिस्टेंस इज द रेशो। यदि इस फॉर्मूले की मैं बात करूं, तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। रेजिस्टेंस इज रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, यानी ये रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, एंड V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो फॉर्मूले में रखो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।